रवीश कुमार, हमारे देश में रोजाना दर्जनों प्रदर्शन होते हैं। विधायक से लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी होती है, उनके पुतले फूंके जाते हैं। पुलिस की अनुमति से या कभी कभी बिना अनुमति के भी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री निवास के करीब जाकर नारेबाजी कराते हैं। लाठीचार्ज होती है, पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं, कई बार हिरासत में लिए जाते हैं लोग और छोड़ भी दिए जाते हैं। हम सब इन प्रदर्शनों को नौटंकी भी समझते हैं और जरूरी भी मानते हैं। देश भर में ये प्रदर्शन क्रिएटिव होते चले जा रहे हैं। अचानक सैनिकों का समूह जंतर मंतर से उठकर वित्त मंत्री के घर को घेर लेता है। कभी प्रदर्शनकारी जिनका विरोध करते हैं उनके घर जाकर गुलाब का फूल तक दे आते हैं। बल्कि यही हो रहा है। पहले शहरों के हड़ताली चौक तक धरना प्रदर्शन सीमित हुआ करते थे, लेकिन अब तो मंत्रियों के घर के सामने प्रदर्शन होने लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इन प्रदर्शनकारियों को शहर से निकाल दिया गया, इन्हें उस शहर से 7 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया? इन प्रदर्शनकारियों को अगले 1 साल तक के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री निवास के आसपास जाने से मना कर दिया गया? इनके पांव में जीपीएस बांध दिए गए ताकि पता चले कि ये वहां तो नहीं जा रहे हैं जहां नहीं जाने के लिए कहा गया है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? बल्कि धरना प्रदर्शन के दौरान पानी की धार से मार खाकर कई नेता शाम को कुर्ता बदलकर टीवी स्टूडियो में आ जाते हैं और जमकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की आलोचना करते हैं। खूब मार पिटाई होती है। इन्हीं टीवी स्टूडियो वाले भी अपने स्टूडियो से इन्हें नहीं निकालते हैं कि आप प्रदर्शनकारी हैं, चले जाइए 6 महीने के लिए बाहर, आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो दिमाग लगाएंगे हम और आप और सोचेंगे कि आखिर क्या बात है कि जब विश्वविद्यालय में कोई राजनीतिक गतिविधि होती है, कोई फिल्म दिखाई जाती है या मारपीट ही हो जाती है, कोई सवाल कर देता है, तो किस तर्क से छात्रों को हॉस्टल से, लाइब्रेरी से, कैंपस से या फिर विश्वविद्यालय से ही कई महीनों के लिए या हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है? ऐसा क्यों है? क्या ये दादागिरी या सामंतगिरी नहीं है कि मारपीट हो जाने या सेमिनार करने से रोकने के लिए छात्रों को 7 महीने के लिए कैंपस से निलंबित कर दिया जाए? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आधुनिक समाज और समय का दावा करने वाले हम और आप क्या ये अपनी आंख से देख पाते हैं कि हमारी संस्थाएं आधुनिक हैं भी या नहीं? उनकी सजाएं सामंतवादी और जातिवादी सोच से क्यों मिलती जुलती हैं? गांव से निकाल देना, कुएं से पानी नहीं पीने देना, मंदिर में घुसने से रोक देना और हॉस्टल से निकाल देना, लाइब्रेरी में नहीं जाने देना, कैंपस में नहीं आने देना, ये सजा है या सजा के नाम पर उसी मानसिकता की निरंतरता? हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक दलित छात्र की आत्महत्या की बात कर रहे हैं। जरूरी है कि हम ये जान लें कि पहले हुआ क्या था। अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छात्र नकुल सिंह साहनी की एक फिल्म है मुजफ्फरनगर बाकी है के दिखाए जाने का समर्थन कर रहे थे। ये फिल्म दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखाई जानी थी पिछले साल, जहां एबीवीपी ने विरोध किया। जैसे इस बार राम पर सेमिनार हो रहा था तो एनएसयूआई वालों ने विरोध किया। फिल्म दिखाने के समर्थन में अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छात्रों ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया। इस कारण एबीवीपी के नेता वहां के फेसबुक पर इन छात्रों को गुंडा लिख दिया उन्होंने। बाद में एबीवीपी के नेता ने विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारियों के सामने लिखित रूप से उनसे माफी मांग ली, मगर अगले ही दिन एबीवीपी के नेता सुशील कुमार ने आरोप लगाया कि अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 30 छात्रों ने उन्हें घेरकर मारा पीटा है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। ये मामला अगस्त 2015 का है। इन आरोपों की जांच के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड बैठा, जिसने पाया कि सुशील कुमार के पीटे जाने का कोई प्रमाण नहीं है। मौके पर पहुंचने वाले सुरक्षा गार्ड ने भी मारपीट की कोई बात नहीं कही है, लेकिन वहां उन्होंने भीड़ देखी थी। सबूत नहीं मिला, फिर भी अंतिम रिपोर्ट में बोर्ड ने 5 दलित छात्रों को 1 सेमेस्टर के लिए निलंबित करने का फैसला सुना दिया। उसके बाद इन छात्रों ने विरोध किया तो पूर्व वाइस चांसलर जो उस वक्त थे, शर्मा जी ने बुलाकर बात की और सजा को नए सिरे से जांच होने तक के लिए वापस ले लिया। 12 सितंबर 2015 को सजा वापस लेने के बाद पूर्व वीसी ने कहा कि एक नई कमेटी बनेगी जो जांच करेगी। इस बीच 21 सितंबर 2015 को नए वाइस चांसलर प्रोफेसर अप्पा राव आ गए, पुराने वाले बदल गए। नए वीसी ने कोई जांच कमेटी नहीं बनाई। विश्वविद्यालय की सर्वोच्च कार्यकारी समिति ने अपने स्तर पर फैसला दे दिया और ये 5 छात्र हॉस्टल से निलंबित कर दिए गए और इनकी फेलोशिप रोक दी गई। यह घटना 21 दिसंबर 2015 की है। 21 दिसंबर की सजा पहले की सजा से ज्यादा सख्त कर दी गई। हॉस्टल से निकालना और फेलोशिप को रोकना यह भी जोड़ दिया गया। इन छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जांच नहीं हुई है या नई कमेटी बनी है, ये क्या राजनीतिक कारणों से
वीसी ने निलंबन का फैसला बहाल किया, सितंबर वाला फैसला। यह भी आरोप है कि बीजेपी की एमएलसी हैं, बीजेपी के एक एमएलसी हैं, उन्होंने पूर्व वीसी आरपी शर्मा को मिलकर मुलाकात की इस मामले में, जिसके कारण पहली बार पेट्रोलियम बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट में इन्हें दोषी ठहराया गया, जबकि प्राथमिक रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं मिला था। बीजेपी सांसद और मौजूदा केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 17 अगस्त 2015 को मानव संसाधन मंत्री को एक पत्र लिख दिया। विश्वविद्यालय की घटना पर केंद्रीय मंत्री ने जो लिखा उसका सार इस तरह है कि पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद यूनिवर्सिटी जातिवादी, अतिवादी और राष्ट्र विरोधी राजनीति का गढ़ बन गया है। जब याकूब मेमन को फांसी दी गई थी तो एक प्रमुख छात्र संगठन अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने फांसी के खिलाफ मार्च निकाला। जब एबीवीपी के नेता ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट हुई और नतीजे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुखद बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसी चीजों को चुपचाप देखता रहा। मेरे लिखने का उद्देश्य यह है कि मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है उससे आपको अवगत कराऊं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में कैंपस में जो चीजें हो रही हैं उनके बेहतरी के लिए बदलेगी। छात्रों का कहना है कि इन राजनीतिक दबावों के कारण मारपीट और चोट के सबूत न होने के बाद भी उन्हें दोषी ठहराया गया और निलंबित किया गया। 10 दिनों से ये छात्र हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे अपने निलंबन वापस लिए जाने की मांग को लेकर। किसी ने उनसे बात करने का प्रयास किया या नहीं, अब यह जांच का विषय है। यह भी बात जांच होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इन छात्रों का साथ दिया या नहीं। यह भी जांच होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय के दलित शिक्षकों ने, अधिकारियों ने क्या किया, क्या उन्होंने इनका साथ दिया या वे भी चुप रहे सिर्फ इसलिए कि वीसी की सत्ता को विश्वविद्यालय के शिक्षक चुनौती नहीं दे सकते। 28 साल की उम्र थी रोहित वेमुला की। रोहित उन 5 छात्रों में से एक था जिन्हें हॉस्टल से निलंबित किया गया, जिसकी फेलोशिप 7 महीने से रोक दी गई थी। रोहित की मां दर्जी का काम करती हैं गांव में, आप जानते ही होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कमा पाती होंगी। और उसका परिवार गुंटूर के गांव का रहने वाला है। बेहद गरीब परिवार से आने वाला छात्र रोहित पढ़ने लिखने में काफी अच्छा बताया गया है। रोहित ने रविवार को आत्महत्या कर ली। उसने हमारे आपके लिए एक पत्र लिखा है। इस पत्र को हम और आप कई तरह से पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे ही, लेकिन जरा सोचिए, अगस्त 2015 का मामला क्या 18 जनवरी 2016 तक नहीं सुलझाया जा सकता था? क्या ये ऐसा मामला था? जाहिर है इस मामले में राजनीति हुई होगी और हो भी रही है। अगर विश्वविद्यालय ईमानदार प्रयास करता तो दोनों गुटों में सुलह करा सकता था। कम से कम मुजफ्फरनगर बाकी है वो दिखा सकता था। सरकार पारदर्शिता और लोकतंत्र में यकीन करती है तो उसे सरकारी चैनलों से भी दिखा सकती थी। जिस विश्वविद्यालय से ऐसे मामले नहीं सुलझ सकते, रोहित की खुदकुशी उसकी प्रशासनिक क्षमता और नीयत पर भी सवाल करती है। क्या इस मामले को लंबा खींचकर विश्वविद्यालय ने रोहित को वो सब कहने के लिए और करने के लिए मजबूर नहीं किया जो उसने इस चिट्ठी में लिखी है, जो उसने आत्महत्या की है जिसके कारण? गुड मॉर्निंग कहा है उसने आप सभी को इस चिट्ठी में, इसलिए सुनने के पहले थोड़ा जाग जाइए। गुड मॉर्निंग। जब आप इस पत्र को पढ़ रहे होंगे तब मैं आपके पास नहीं रहूंगा। मुझ पर गुस्सा मत होना। मुझे मालूम है आप में से कुछ ने सच में मेरी बहुत परवाह की है, प्यार भी किया और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद से ही दिक्कत होती थी। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी आत्मा और शरीर के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और मैं एक क्रूर दानव सा बन गया हूं। मैं हमेशा से ही एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान का लेखक, कार्ल सगन जैसा। लेकिन लिखने के नाम पर मैं यही पत्र आपको लिख रहा हूं। मैंने विज्ञान, सितारों और प्रकृति से प्यार किया है, लेकिन मैंने इंसानों को भी चाहा, बिना जाने कि लोग तो कब का प्रकृति से दूर हो चुके हैं। हमारी भावनाएं हमारी अपनी नहीं रही। हमारा प्यार बनावटी है। हमारी मान्यताओं पर रंग चढ़ गए हैं। हमारी जो मौलिकता है वो सिर्फ दिखावटी कलाओं से मान्यता हासिल करती है। बिना आहत हुए सच में प्यार करना बहुत मुश्किल हो गया है। आदमी की कीमत तो बस उसकी फौरी पहचान में सिमट कर रह गई है। निकटतम संभावना ही पहचान तय करती है, एक वोट से, एक संख्या से, एक चीज से। आदमी को दिमाग की तरह तो देखा ही नहीं गया, हमेशा एक गौरवशाली चीज की तरह देखा गया जो सितारों के कणों से बना हो। चाहे पढ़ाई में हो,
गलियों में हो, राजनीति में, या जिंदा रहने या मरने में हो। मैं ऐसा पत्र पहली दफा लिख रहा हूं, पहली बार एक अंतिम चिट्ठी। अगर मेरी बात का कोई तुक ना लगे तो माफ कर दीजिएगा। हो सकता है मैं शुरू से ही इस दुनिया को समझने में गलत रहा, प्यार, पीड़ा, जिंदगी और मौत को गलत ही समझा। इन्हें समझने की कोई जल्दी भी तो नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, जीवन शुरू करने को बेताब। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो जीवन ही अपने आप में अभिशाप है। मेरा पैदा होना ही जानलेवा दुर्घटना है। मैं बचपन के अपने अकेलेपन से कभी उबर नहीं सकता। एक ऐसा बच्चा जिससे उसके अतीत ने हमेशा उपेक्षा की। मैं इस वक्त आहत नहीं हूं, मैं उदास भी नहीं हूं, मैं बस खाली सा हो गया हूं। खुद से बेपरवाह, दयनीय है ऐसा हो जाना, और इसीलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूं। मेरे जाने के बाद लोग मुझे कायर कह सकते हैं, स्वार्थी या बेवकूफ भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या कहा जाएगा। मैं मरने के बाद की कहानियों में यकीन ही नहीं करता। भूत और आत्मा की कहानियों में मेरा कोई विश्वास नहीं। अगर वाकई में कुछ है और जिस पर मैं भरोसा करता हूं, तो बस इतना कि मैं सितारों तक सफर कर सकता हूं, मैं दूसरी दुनिया के बारे में जान सकता हूं। अगर आप जो ये पत्र पढ़ रहे हैं मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो मुझे 7 महीने की फेलोशिप मिलनी है, 1,75,000 रुपए। प्लीज देखिएगा ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को कुछ 40,000 रुपए देने हैं। उसने कभी वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज इस पैसे से उसे दे दीजिएगा। मेरे अंतिम संस्कार को शांत ही रहने दीजिए। बस ये सोचिए कि मैं आया और चला गया। मेरे लिए आंसू मत बहाना। ये समझना कि मैं जिंदा रहने से ज्यादा मरकर खुश हूं। परछाइयों से सितारों तक। उमा अन्ना, माफ कीजिएगा, इस काम के लिए आपका कमरा यूज किया। एएसए अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफी। आपने मुझे बहुत प्यार किया। आपके अच्छे भविष्य के लिए दुआ करता हूं। एक आखिरी बार के लिए जय भीम। मैं औपचारिकताओं को लिखना भूल गया। अपने आप को मारने के मेरे इस काम के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं। यह करने के लिए मुझे किसी ने नहीं उकसाया, न अपने कृत्यों से न अपने शब्दों से। यह मेरा निर्णय है और अकेला मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं। मेरे दोस्तों और मेरे दुश्मनों को मेरे जाने के बाद इसके लिए परेशान मत कीजिएगा। रोहित वेमुला की चिट्ठी किसी को गुनाहगार नहीं मानती, लेकिन वो मर गया, सबको माफ भी कर दिया। लेकिन क्या वो इस बिना कुछ कहे मर गया? उसकी बातों को गौर से सुना होगा तो आप जान सकेंगे कि यह छात्र मरने से पहले हम सबको मार गया है। आदमी की कीमत तो बस उसकी फौरी पहचान में सिमट कर रह गई है। निकटतम संभावना ही पहचान तय करती है। एक वोट से, एक संख्या से, एक चीज से। आदमी को दिमाग की तरह तो देखा ही नहीं गया है। क्या ये सही नहीं है कि हम हर किसी को उसकी पहचान से देखने लगे हैं? उसे देखने के लिए, उसकी बातों को समझने से पहले हम उसकी पहचान खोजने लगे हैं। आदमी को दिमाग की तरह तो देखा ही नहीं गया। हम सोचने समझने वाले प्राणी तो रहे ही नहीं। अगर एएसए अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य याकूब मेमन की फांसी का विरोध करते हैं, तो ये कैसे राष्ट्र विरोधी हो गया? केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को बताना चाहिए कि एएसए की कौन सी गतिविधि जातिवादी है। क्या भारत के लॉ कमीशन ने फांसी की सजा का विरोध नहीं किया है? वो लॉ कमीशन भी क्या राष्ट्र विरोधी है? जरूर फांसी का समर्थन करने वाले लोग भी होंगे, लेकिन बात इस हद तक क्यों चली गई या क्यों चली जाती है कि सबने एक दूसरे को सुनना समझना बंद कर दिया है? बात हो या दिमाग, सब पीछे रह गया है। यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन पहले हम राजनीतिक प्रतिक्रिया देख लेते हैं कि बंडारू दत्तात्रेय से लेकर कांग्रेस तक ने इस मामले में आरोप से लेकर सफाई के बारे में क्या कहा है।